हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जी उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको एमएस वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाने का आइडिया बिल्कुल नहीं है या वो बिल्कुल न्यू है इस टूल के ऊपर। सो एमएस वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू आप डिफरेंट जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रोज़मर्रा के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह के आपके सीवीज हो गई, आपके रेज्यूमेज हो गए, आपके लेटर्स हो गए, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप इस टूल के ऊपर बना सकते हो। ठीक हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक मास्टर क्लास आप इसको कह लें, या शायद आप इसको एक नाम दे सकते हैं ओवरव्यू क्लास का। इस वीडियो में बेसिकली मैं करूँगा क्या कि आपको फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्टार्ट हम लेके चलेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह जो इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं आप उनको यूज करके अपना डॉक्यूमेंट एक डिज़ाइन कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप जब एम एस वर्ड को स्टार्ट करोगे, एम एस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक होम स्क्रीन आ जाएगा जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर वो आपको ये पॉलिश रेज्यूमे कुछ प्री बिल्ट आप कह लें या पहले से जो इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स बने बनाए हैं, ये उनके आपको फॉर्मेट्स दे रहा है। आप ये भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पर ये मेन्यू बार डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली ये आपको डिफरेंट मेन्यूज डिस्प्ले करेगा आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये जो आपके सामने एक पेज डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज के ऊपर जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे या इस पेज के मार्जिन्स या फिर इस पेज के हेडर या फुटर को अपडेट करने के लिए, हेडर फुटर क्या होते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं, इनको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। इस पेज के ऊपर जो भी कुछ आप टाइप करोगे उसको एडिट करने के अंदर, उसको डिज़ाइन करने के अंदर, उसको मॉडिफाई करने के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके ऊपर हम अभी शॉर्टली इन सब का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। अभी के लिए मैं करूँगा क्या कि कुछ सैम्पल टेक्स्ट इसके ऊपर हम टाइप करेंगे और उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग या उसकी फॉर्मेटिंग करके देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाते जाऊँ। ये जो आपके पास बार ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इसको बोला जाता है जी मेन्यू बार। यहाँ पर इस पेज से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, जितने भी आप सेटिंग्स इस पेज से रिलेटेड कर सकते हो, बेशक वो इस पर लिखा हुआ टेक्स्ट है या इस पेज के साइज के मुताबिक जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो इस मेन्यू बार की मदद से। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला मेन्यू है होम का। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यानी कि जो भी चीज़ आप कॉपी करोगे वो वहाँ पर क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगी और कट या कॉपी की मदद से या पेस्ट की मदद से आप उसको यहाँ पर अगेन यहाँ पर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है। जो भी फॉन्ट आप टाइप करते हो यहाँ पर उस फॉन्ट को मॉडिफाई करने के लिए, उसका साइज एडजस्ट करने के लिए, उसका स्टाइल एडजस्ट करने के लिए या उस पर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आप एक कंप्लीट फुल फ्लैज पैराग्राफ के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इनके ऊपर हम शॉर्टली अभी आते हैं। पहले देख लेते हैं हम कि ये इंसर्ट का टैब क्या करता है। इसी तरह ये इंसर्ट के टैब के अंदर आपके पास कवर पेज इंसर्ट करने की ऑप्शन है, ब्लैंक पेज अगर आप अपने एक फुल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं किसी भी जगह के ऊपर, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और उस टेक्स्ट के बाद आप एक फुल पेज का ब्रेक देना चाहते हो, यानी कि वो पेज छोड़कर एक नया पेज स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये इंसर्ट पेज ब्रेक का ऑप्शन है। इसको क्लिक करने के ऊपर आपके पास एक नया पेज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। फिर इसी तरह डिज़ाइन का ऑप्शन है, लेआउट का ऑप्शन है, जिसमें आप इस पेज से रिलेटेड उसका साइज एडजस्ट कर सकते हो, उसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, वो एडजस्ट कर सकते हो। इस पेज में कितने कॉलम्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। लाइन नंबरिंग करना चाहते हो, इस चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। फिर रेफरेंसिंग है। ये बेसिकली उन लोगों के काम आता है जो कि एक फुल फ्लैज रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर टाइप या एकेडमिक पेपर लिखना चाह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली उनके काम आता है, सॉरी ये ऑप्शन जो है ये उनके काम आता है। फिर इसी तरह मेलिंग के ऑप्शन हैं, रिव्यू के ऑप्शन हैं और रिव्यू के ऑप्शन हैं। ये हम इंशाल्लाह जब डिटेल में इस पूरी सीरीज के अंदर आगे चलेंगे तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम एक देख लेते हैं एक सैम्पल डॉक्यूमेंट। लेट्स सपोज मैंने कोई असाइनमेंट बनानी है या मेरे पास कोई एक सैम्पल डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने एक डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो जिसमें हम कुछ एक दो हेडिंग्स ऐड कर लेते हैं, कुछ अपना आपका जो होता है सब्जेक्ट लाइन कह लें आप उसको, या फिर जी फॉर्मेटिंग की एग्जांपल देने के लिए या फॉर्मेटिंग के बारे में बताने के लिए आपको मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ कंप्यूटर का।
मैं यहाँ पर आपके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख के बताऊंगा और उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अभी इस वीडियो के लिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं ताकि हमारी मैक्सिमम जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं जो कि आपके इस होम पेज के ऊपर ऑप्शन हैं वो कवर हो जाएं। सो लेट सपोज हमारे पास एक असाइनमेंट आ जाती है जिसके अंदर हमें कहा जाता है जी कि आपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके लाना है। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमें पता है कंप्यूटर क्या है जी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that takes input in the form of raw data and processes that input to generate some useful information. The computer saves the processed data for later use. So यहाँ पर मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी आपके सामने एक डेफिनेशन मैंने लिखी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुझे एक यहाँ पर एक गलती हाईलाइट कर रहा है। ये बेसिकली गलती क्या हाईलाइट कर रहा है ये हम देख लेते हैं। अब हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट सी के अंदर या फर्स्ट गो के अंदर हमें अंदाजा नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो आप इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पर पॉसिबल करेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली करेक्शन ये बता रहा है कि आप यहाँ से कॉमा डिलीट कर दें, और दूसरी ऑप्शन ये बता रहा है कि आप अपने जो ग्रामर की मिस्टेक है वो दूर करें। जैसे कि वो बता रहे हैं मशीन के बाद कॉमन तो ठीक है, लेकिन आप डैट की जगह क्या यूज़ कर लें, विच यूज़ कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक करेक्शन के साथ चले जाते हैं, बट मेक श्योर कि जो आप करेक्शन कर रहे हैं वो लॉजिकली या ग्रामेटिकली भी ठीक हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि वर्ड जो है वो आपको कुछ गलती नोटिफाई तो करता है, वर्ड के एल्गोरिदम्स के मुताबिक या एमएस वर्ड के एल्गोरिदम्स के मुताबिक वो गलती होती है, लेकिन आप जो लिखना चाह रहे होते हैं बाय फोर्स आप कुछ लिखना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो आपको करेक्शन सजेस्ट करता है। तो आपने ये देख लेना है कि वो आप करेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। मेरे केस के अंदर मैं वो करेक्शन चाहता था तो मैंने वो सेलेक्ट किया और उसने वो खुद से करेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये लिख लिया आपके सामने डेफिनेशन। अब लेट्स सपोज मैंने इसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है, तो मैं इसके कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ। मुझे पता है जी कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड एग्जिस्ट करता है, फिर उसके ऊपर एक सीपीयू एग्जिस्ट करता है, फिर रैम एग्जिस्ट करती है, फिर रोम एग्जिस्ट करता है, हार्ड डिस्क एग्जिस्ट करती है, पावर सप्लाई एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने को 5 से 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख लिए। अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। एक बहुत बेसिक सा टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली जो एक्चुअल मैजिक है वो इन्वॉल्व होता है आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का, कि आपके सामने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको बेहतर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को एक जो आप कह लें स्ट्रक्चर इसका ठीक करने के से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ये हमने जो पहला टेक्स्ट ऐड किया, ये 2 लाइनें ऐड की, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो हमने क्या करना है, इसके स्टार्ट में जाना है। अगर मैं आपको बता सकूं, ये सी से पहले मैंने क्लिक किया, ये आप देखेंगे कर्सर स्टार्ट में आ जाएगा। इसके ऊपर आप अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो ये एक लाइन नीचे आ जाएगा, और इस लाइन के ऊपर हम कंप्यूटर का वर्ड ऐड कर देते हैं जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, हम इसको नंबर भी दे सकते हैं 1 डॉट स्पेस कंप्यूटर। तो आपके सामने ये कंप्यूटर की हेडिंग जनरेट हो गई है। या आप इसको सिंपली अभी के लिए चीज़ों को इजी रखने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सिंपल इसको कंप्यूटर कर लें। और इसी तरह हमें पता है कि ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये क्या है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, और इसके बाद अपने कीबोर्ड से आप कॉलन का सिंबल ऐड कर लें। अभी भी देखें तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बेसिक है दिखने के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी फॉर्मेटिंग से। हम हैं जी, अभी आप ये ध्यान रखें ज़रा, किस टैब पे, होम टैब पे। अब होम टैब पे सबसे जो आपके टेक्स्ट को जो आपके टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर आपके स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शंस मिलते हैं वो सबसे पहले आपको मिलते हैं फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर। अब फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है ये बताते हैं जी कि आप फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा चूज कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हम टेक्स्ट लिख चुके हैं और उसके बाद हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने जिस भी टेक्स्ट पे फॉर्मेट अप्लाई करना है हमने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का तरीकेकार है, आप अपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखें और जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्सर यहाँ है और मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाऊंगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगा
और अपने माउस से फिंगर्स को ड्रैग करूंगा तो जहां जहां तक मैं ड्रैग करूंगा वो टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी काम हो सकता है। और फिर उसी तरह आप अपना कर्सर लेकर आए, कीबोर्ड की मदद से अपना कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पर लेकर जाएं, शिफ्ट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखें और फिर जिस भी डायरेक्शन में आप अपने कीबोर्ड से एरो कीज प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर अपना कर्सर कहीं मिडल में लेकर आता हूं, अब मैं इस कर्सर से इस तरफ भी मूव कर सकता हूं और इस तरफ भी मूव कर सकता हूं। अगर मैंने कीबोर्ड से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद एरो कीज की तरफ से जिस भी डायरेक्शन में मैं एरो कीज प्रेस करूंगा या प्रेस करके रखूंगा उस डायरेक्शन के अंदर मेरा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज है। और तीसरा होता है कि अगर आप सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक तरीका होता है माउस से सेलेक्ट कर लें और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल का बटन और ए का बटन, ए फॉर एप्पल, कंट्रोल और ए का बटन आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है एक पेज के अंदर या पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे का सारा सेलेक्ट होता है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे का सारा टेक्स्ट पहले एक जैसे ही स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ से फॉन्ट से इधर आता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करता। अब जैसे जैसे मैं माउस किसी भी एक फॉन्ट के ऊपर लेकर जाता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि वो मुझे उस फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करके दिखाता जा रहा है। अब मोस्टली ये ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली ऑफिसेज के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉन्ट होता है वो आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है। आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम भी अभी अपने डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट है वो स्टाइल हम रखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। इस पे आपने क्लिक करना है, आपके सारे का सारा जो टेक्स्ट है या फॉन्ट है उसका स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने टेक्स्ट का स्टाइल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अभी 100% मैग्निफिकेशन 100% जूम पे मैं हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है ये काफी छोटा लग रहा है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरह का आपका प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा नजर आएगा। तो इस फॉन्ट को या इस टेक्स्ट को रीडेबल करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए हम करते क्या है कि अपने फॉन्ट का जो साइज होता है उसको एडजस्ट करते हैं। अब ये आपके जहन में रहनी चाहिए बात कि जब आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर हार्ड कॉपीज किसी भी डॉक्यूमेंट की बना रहे होते हैं, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होता है, वो होता है 12। तो हम भी अभी ट्रेडिशंस के मुताबिक चलेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसका टेक्स्ट जो है साइज जो है वो क्या सेलेक्ट कर लेंगे जी, 12। टेक्स्ट साइज सेलेक्ट करने के लिए स्टाइल वाले के साथ आप देखेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको रख रहे हैं 12। टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि आप इस यहाँ से जहाँ से आपने पहले टेक्स्ट साइज सेलेक्ट किया इसके साथ आप अगर देखेंगे तो ये आपके पास एक अल्फाबेटिक लिखा हुआ है और इसी के साथ इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर एरो बना हुआ है और इसके साथ ही ऊपर वाली साइड पे एरो है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। तो अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसको एक दफा प्रेस करेंगे ये हमारा फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर देगा। इसी तरह ही आप जितनी दफा इसको प्रेस करेंगे, ईच टाइम जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये आपका फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा है। इसी तरह इसके साथ वाला बटन जितनी दफा आप प्रेस करेंगे उतने टाइम्स वो 2 पॉइंट्स करके, यानी कि एक दफा प्रेस करने पे 2 पॉइंट्स जो है वो फॉन्ट के इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो आपने फॉन्ट साइज इसका एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग्स के अलावा टेक्स्ट है आपने उसको 12 रखना है और हेडिंग्स को हम देखते हैं कि 16 रखें या 14 रखें, जो भी हमें फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बेहतर होगा। या अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं कि आपने हेडिंग्स का फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फॉन्ट साइज क्या रखना है, आपने अपनी हेडिंग्स या नॉर्मल टेक्स्ट जो है आपका वो आपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। तो अभी के लिए मैंने अपना सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो 12 रखा है। इसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब ये ऑप्शन है बोल्ड का। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएं, थोड़ी बोल्ड हो जाएं, तो मैं अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर आए, ये बी का जो आपको यहाँ पर बटन एक डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो हेडिंग है या जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। और इसको बोल्ड करने के बाद मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ साइज के अंदर, तो मैं इसका साइज क्या कर दूंगा, 16 कर दूंगा।
जब आप इसको बोल्ड कर लेंगे तो बोल्ड करने के बाद हम मोस्टली क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी करना चाहते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन थोड़ी टेढ़ी करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप टेक्स्ट अपना सेलेक्ट करें और उसके बाद ये आई वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल के लिए इटैलिक नहीं रखना चाहता, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, तो हमने अपने टेक्स्ट को सिंपल रखना है। इसी के साथ आप ये देख रहे हो यू का बटन बना हुआ है और उसके नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है अंडरलाइन। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और अंडरलाइन करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस यू के साथ आप देखोगे छोटा सा आपको एक एरो नजर आ रहा है, इस पर प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अंडरलाइन आपने थिक अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, या जिगजैग से अंडरलाइन करना है, जिस तरह भी आप अंडरलाइन करना चाहते हो आप अपनी हेडिंग्स को उस तरह अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी एक हेडिंग प्रिपेयर और उसके नीचे एक टेक्स्ट प्रिपेयर। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको पता है ये है हमारी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप, क्योंकि एक ये न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन का गैप दे देंगे। वो अब एक लाइन का गैप कैसे देना है, जहां पर आपका प्रीवियस टेक्स्ट खत्म हो रहा है उसके एंड पे क्लिक करके इंटर प्रेस कर दें, या फिर जहां पर लाइन का गैप देना है आपने वहां शुरू में चले जाएं और उसके बाद इंटर प्रेस कर दें, तो आपकी एक लाइन का गैप जो है वो बन जाएगा। अगेन मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, इसको बोल्ड करूंगा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 करूंगा और इसको भी क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। अब मेरे पास दो हेडिंग्स प्रिपेयर हो चुकी हैं, पहली कंप्यूटर और दूसरी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिनको मैंने बोल्ड भी कर लिया और उनके अंदर कंटेंट भी मैंने ऐड कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो अंडरलाइन के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि समटाइम्स आप पेपर के ऊपर जब कुछ गलती कर देते हो तो उसको काट के उसके करेक्ट स्पेलिंग लिखते हो। तो वैसे तो जब आप पेपर पे पेन से लिख रहे हो तो आप वहां पर उसको काट देते हो, लेकिन आपके पास कंप्यूटर में ऑप्शन होती है कि आप उसको काटने के बजाय उसको डिलीट करें बैक स्पेस की मदद से या डिलीट की मदद से, और उसकी जगह करेक्ट वर्ड जो है वो टाइप कर लें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ये शो करना पड़ता है कि पहले क्या चीज लिखी गई थी और फिर उसकी करेक्शन के अंदर क्या चीज बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है प्रोसेस्ड डेटा। इस प्रोसेस डेटा का अल्टरनेट वर्ड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर लोगों को शो करना है कि आप प्रोसेस डेटा को काट कर इसकी जगह इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। द कंप्यूटर सेव्स द प्रोसेस डेटा फॉर लेटर यूज, या फिर प्रोसेस डेटा को काट के मैंने क्या ऐड कर दिया, इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली स्ट्राइक थ्रू की लाइन आप यूज करते हो। इसका यूज तो कम होता है लेकिन इट्स स्टिल यूजेबल, इट्स स्टिल यूजफुल। तो ये आपको जरूरत पड़ सकती है, यू शुड नो कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। ये काम क्या करते हैं कि आपके किसी भी टेक्स्ट की बॉटम वाली साइड के ऊपर या टॉप वाली साइड के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो लिख सकते हैं। जैसे आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस जी स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो जी स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे, वैसे तो जी के बाद 2 प्रेस करें तो वो सिंपल लिखने होता है, लेकिन अगर आप जी के बाद अपना कर्सर लेकर जाएं और उसके बाद ये सुपर स्क्रिप्ट अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसको एक दफा क्लिक कर दें तो ये आपका कर्सर छोटा होकर ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो इसके जेड के टॉप के ऊपर लिखा जाएगा। तो आप इस तरह जेड की पावर डाल सकते हैं और इसके बाद कर्सर को नॉर्मल पोजीशन में वापस लाने के लिए एक दफा इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप जी की जो पावर है वो नीचे देना चाहते हैं तो उसके बाद आप ये इस तरह यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली आपको यूज किया जाता है जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिजिक्स के अंदर कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप कर रहे हैं तो तब ये चीज यूज की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो है सेंटेंस केस का, या किसी भी आपने अगर वर्ड का केस चेंज करना है। जैसे आपके सामने ये कंप्यूटर आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर सी कैपिटल है और उसके बाद जितने भी इसके फॉलोइंग लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लिखे जाएं तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको खुद से रिमूव करूँ और फिर कैप्स लॉक प्रेस करके सारा कुछ लिखूँ। लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इस चेंज केस पे जाएंगे, अगर आप इसको अपर केस करना चाहते हैं तो अपर केस करेंगे, सारे के सारा अपर केस में हो जाएगा। लोअर केस में करना चाहते हैं, टॉगल केस में करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। तो इस अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों हेडिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर हेडिंग की शेप ले लें। उसके बाद अगर हम आए
तो यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट की एक फैसिलिटी मिलती है। अगर आप इसको कोई प्री अप्लाइड डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो भी डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा हो, तो जो भी आप डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये याद रहे आपको बात के जब आप कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट या कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर ये आर्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं की जाती। वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सिंपल रखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डेकोरेशंस वगैरह, मॉडिफिकेशंस वगैरह अप्लाई नहीं की जाती। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ एम्फसाइज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आपके पास ये हाईलाइटर की फैसिलिटी भी मौजूद है। आपके पास ये टेक्स्ट इफेक्ट्स या टाइपोग्राफी के बाद वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट का, इसको आप एक दफ़ा क्लिक कर लें तो आपके पास ये देखें जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर आया हूँ ये आपका कर्सर जो है वो हाईलाइटर में कन्वर्ट हो गया। अब जितने भी टेक्स्ट के ऊपर मैं इसको फेरता जाऊंगा और उसके बाद क्लिक छोड़ूंगा ये सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा। आप इसका कलर ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके साथ जो छोटा एरो आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप कोई भी और कलर सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं अपने हाईलाइटर के अंदर, और फिर उस हाईलाइटर को जहां भी आप यूज करेंगे आपका टेक्स्ट उसके मुताबिक हाईलाइट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा हाईलाइट कर दिया, इसको खत्म कैसे करना है? तो आप अगेन यहाँ पर जाएं, नो कलर पे क्लिक करें, दोबारा हाईलाइट हुए हुए टेक्स्ट के ऊपर एक दफा इसको आप गुजार दें, तो आपका जो हाईलाइटेड टेक्स्ट था वो खत्म हो जाएगा। इस हाईलाइटर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है फॉन्ट कलर का। अगर आप किसी एक हेडिंग का, किसी टेक्स्ट का, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये रॉ डेटा है इसको मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ रेड कलर में या और किसी कलर के अंदर हाईलाइट प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस रॉ डेटा को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट कलर के अंदर आके इसका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो एक प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट हो चुका है। ये पहले के मुकाबले कुछ बेहतर दिखना शुरू हो गया। ये जो सेकंड हेडिंग आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये नंबर्स के साथ डिस्प्ले हों या इनके पीछे कोई बुलेट पॉइंट टाइप आप कह लें डेकोरेशन आ जाए या इस तरह का कोई सिंबल बना आ जाए, तो उसके लिए वर्ड हमें बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। पैराग्राफ के अंदर अगर आप ये देखें तो ये बुलेट पॉइंट्स का आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल रहा है। अगर तो आपने नए बुलेट्स ऐड करने, यहाँ पर आप बुलेट का ऑप्शन एक दफा क्लिक करेंगे वो बुलेट्स देगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कुछ भी एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद प्रिंटर, तो जितनी दफा आप एक टेक्स्ट लिख के इंटर प्रेस करेंगे वो नई बुलेट खुद से ऐड कर देगा। लेकिन अगर आपने कुछ टेक्स्ट पहले से ऐड कर दिया उसके बाद बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सबको सेलेक्ट करें और बुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो उन सबको वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब बुलेट्स के साथ अगर आप साथ वाले इसके एरो को देखें, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर बुलेट्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगेन ये आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन बुलेट्स को नंबर्स देना चाहते हैं तो ये साथ वाली अगर आप बुलेट्स चेक करेंगे तो ये नंबरिंग है। आप इसको लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। इसी तरह ही मल्टी लेवल लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड के बाद मैं आगे नई ऑप्शन देना चाहता हूँ मदरबोर्ड के बाद, और मैं चाहता हूँ कि ये 1 के बाद 2 ना आए बल्कि 1.1 आ जाए। तो मदरबोर्ड के बाद मैंने जैसे ही इंटर प्रेस करना है और उसके बाद एक दफ़ा टैब प्रेस करना है, टैब का बटन आपके कीबोर्ड से, तो ये 1.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस मदरबोर्ड के अंदर मैं इसके मल्टीपल कंपोनेंट जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनके बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है जी। इस तरह मैं मल्टी लेवल लिस्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। और अगर इस मल्टी लेवल लिस्ट से मैंने वापस नेक्स्ट पॉइंट पे आना है तो मैं पहले टैब प्रेस किया था, अब प्रेस करूंगा शिफ्ट टैब, तो इस तरह भी मैं आ सकता हूँ। और अगर आपने इसको खत्म करना तो 2 दफा बैक स्पेस प्रेस करें तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा और आपकी लिस्ट जो है वो वापस अपने ऑर्डर में आ जाएगी। अब इससे नीचे अगर हम आए तो हमारे पास ये आ रहा है जी अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप कैसे रखना चाहते हैं, इसको बेहतर डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर 1-2 लाइनें मजीद ऐड कर देता हूँ ताकि जरा आपको इस अलाइनमेंट के बारे में बेहतर समझ आ सके। हम यहाँ पर कुछ लाइंस और ऐड कर सकते हैं, जैसे द कंप्यूटर कैन हैव मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, द कंप्यूटर takes
input from the input devices and generates or display or provides the output to the user with the help of output devices such as LCD, स्पीकर, प्रिंटर etc. अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने कुछ लाइंस ऐड की और ये मेरा अब जो डेफिनेशन थी ये एक पैराग्राफ की शक्ल ले चुकी है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से तो सारे का सारा एक जैसा चल रहा है, लेकिन राइट साइड से कुछ वर्ड्स हमारे पीछे की तरफ रह गए हैं, कुछ वर्ड्स आगे की तरफ रह गए हैं। अब अगर तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से एक जैसा हो जाए तो ये आप देख रहे हैं पहले से ऑप्शन चेक हुआ हुआ है अलाइन लेफ्ट का, तब तो आप अलाइन लेफ्ट कर देंगे। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट सेंटर वेट हो जाए, सारे का सारा सेंटर से लिखना स्टार्ट हो, तो ये सेंटर लाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर में वेट, इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर में रहेगी और अब आप जितना टेक्स्ट ऐड करना शुरू करेंगे वो सारे का सारा सेंटर में ही रहेगा और सेंटर से फैलना शुरू होगा वो टेक्स्ट, ना वो राइट साइड से अलाइंड होगा ना ही वो लेफ्ट साइड से अलाइन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो दोनों साइड से अलाइन हो जाए तो उसके लिए आप ये जस्टिफाई का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर हम इन्हीं के आगे मूव करें तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो दो लाइंस आपको पैराग्राफ के अंदर शो हो रही है और इनके दरमियान गैप शो हो रहा है, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जितना गैप आप लाइंस में चाहते हो वो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली एकेडमिक पेपर्स के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर या थीसिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रेफर किया जाता है लाइन गैप, वो लाइन स्पेसिंग प्रेफर की जाती है, 1.5 की जाती है। मैं भी अभी 1.5 चूज कर लेता हूँ, अपने टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, दोनों साइडों से ये एक जैसा अलाइन हो जाएगा और इनके दरमियान प्रॉपर स्पेस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब इसी से आगे मूव करें तो पैराग्राफ कलर आ गया या इस पैराग्राफ की शेड, इसको बैकग्राउंड अगर आपने कोई कलर देना है इस सारे को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लें, इसके बैकग्राउंड में कोई प्रॉपर कलर एक ऐड हो जाएगा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जब आप बुक्स रीड कर रहे होते हो तो बुक्स के अंदर हिंट्स का ऑप्शन होते हैं या समटाइम्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है तो उनके बैकग्राउंड के अंदर कलर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह आप कोई कलर वगैरह इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हो। अगेन ये वो चीज़ें हैं अगर तो आपको रिक्वायर्ड हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन की गई हैं तब आप अप्लाई करें, अदरवाइज कोशिश करें कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कलरिंग इन्वॉल्व ना हो, आपका डॉक्यूमेंट सिंपल लगना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। अगेन इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो पैराग्राफ के आगे आप यहाँ देखें तो बॉर्डर्स के ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। बॉटम बॉर्डर, हम इसको ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये देखें दोनों के गिर्द उसने एक बॉर्डर लगा के इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इन्हीं के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर को अच्छा सा कलर देकर इसकी हेडिंग को एक शेड अप्लाई करवा के और इसको ऑल बॉर्डर क्लिक कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये जितना भी आपका टेक्स्ट है ये बॉर्डर्स के साथ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बट अगेन जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर ये आपको रिक्वायर्ड हैं तो अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो तकरीबन हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अब कुछ ये आपके पास प्री डिजाइंड स्टाइल्स हैं आपके वर्ड में जो दिए हुए हैं, जैसे ये हेडिंग 1 स्टाइल है, आप हमने ये हेडिंग खुद जनरेट किया है। अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप इस हेडिंग को यूज कर सकते हैं और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने बार बार यूज करनी है। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें किसी भी एक, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये हेडिंग 1 है और आप इस अपनी हेडिंग 1 को ऐसा नहीं चाहते तो आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको मॉडिफाई करें, इसका फॉन्ट स्टाइल जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लें, फॉन्ट साइज जो भी चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लें, जो स्टाइल अप्लाई करके ऑटोमेटिक करना चाहते हैं वो कर दें। तो आपकी हेडिंग के ऊपर जब भी आप कोई भी किसी भी टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे, अभी अगर मैं हेडिंग 2 सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन हेडिंग 1 जो मैंने अभी मॉडिफाई किया है उसको सेलेक्ट करता हूँ तो वो ऐसा आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अभी हम वापस चलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले आपको डिस्प्ले कर रहा था वैसा ही मैं चाहता हूँ अभी आपको डिस्प्ले हो। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता दी हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम अभी होम वाले मेन्यू का ही ओवरव्यू करेंगे। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको दी है ये इनफ होगी आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में। अगेन
तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप अपने टेक्स्ट को इंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे कर लें और शुरू में आप अपना नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब याद रहे कि आपने ये जो भी स्टाइल जिसके ऊपर कुछ पहले से अप्लाई कर रहे हैं, इनको आप अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टाइल सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने नेम अपना ऐड करना है, अपना नेम ऐड कर लें। नेम ऐड करने के बाद अपना क्लास या प्रोग्राम ऐड करना है वो ऐड कर लें। प्रोफेशनल नेम ऐड करना है वो आप ऐड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इनिशियली या स्टार्ट के अंदर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो देते हैं और उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करके एक डॉक्यूमेंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब तो जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद इसको सेव करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इस सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी करंट फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंपली ब्राउज पे क्लिक करें। आपने जिस फोल्डर में अपनी ये फाइल सेव करनी है उस फोल्डर को सेलेक्ट करें, इसका यहाँ पर कोई भी नाम सेट करें और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करें तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये फ़ाइल आपने सेव करके बेसिकली इसको आगे फॉरवर्ड करना है जब भी किसी को फॉरवर्ड करना है।